जय हिंद दोस्तों। आज मैं लाया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से नेक्स्ट पार्ट वीडियो, जिसमें देखेंगे जो व्यापार व्यवसाय होता था वो कहाँ कहाँ से वस्तुएं लाया जाता था, कहाँ कहाँ से कच्चा माल लाया जाता था, उसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। और अंदर की गहराई में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला है चांदी। चांदी प्रमुख आयातित कच्चा माल, यानी कच्चा माल कहाँ से आता था। कच्चा माल इधर और क्षेत्र इधर है। चांदी का जो है ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आता था। कहाँ से, याद रखिएगा, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आता था चांदी। टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आता, यानी चांदी और टीन दोनों एक जगह से आता था। कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से आता था। चांदी और टीन ईरान अफगानिस्तान से, ईरान अफगानिस्तान से, याद रखेगा। सोना कहाँ से आता था, तो जो सोना था वो आता था अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत में। यानी सोना जो आता था दोस्तों दक्षिण भारत से आता था, फारस से आता था, अफगानिस्तान से आता था। कहाँ से, याद रखिएगा, अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से कहाँ से सोना आता था। लाजबर्त मनी, लाजपत मनी कहाँ से आता था, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता। तो अफगानिस्तान तीनों में चारों में कॉमन आ रहा है, देखिए अफगानिस्तान कॉमन आ रहा है ना। अफगानिस्तान से टीन आ रहा है, सोना आ रहा है, लाजपत मनी आ रहा है, चांदी आ रहा है। तांबे कहाँ से आता था, आप देखिएगा तांबा 5वां नंबर है। तांबा खेतरी जो बलूचिस्तान पड़ता पाकिस्तान के क्षेत्रों में, सिंधी के क्षेत्र, सिंध वाले क्षेत्र है ना, उसी को बलूचिस्तान कहा जाता है। उस बलूचिस्तान से तांबे का प्रयोग किया जाता था, तांबे वहाँ से कच्चा माल आयात किया जाता था। खेतरी राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से तांबे का प्रयोग किया जाता था, वहाँ से कच्चा माल का निर्यात होता था। छठा नंबर है नील रत्न मणि, जो बदखस्सा पड़ता अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता। कहाँ, नील रत्न मणि जो है बदखस्सा अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता। कौन सा पड़ता, बदखस्सा अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता नील रत्न मणि। 7वां नंबर है सेलखरी, जो बलूचिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। बलूचिस्तान आपको बताया था पाकिस्तान का, सिंध का क्षेत्र पड़ता है। राजस्थान में सेलखरी, और गुजरात राज्य से सेलखरी का प्रमाण मिला है। क्या क्या, सेलखरी कहाँ से मिला है, बलूचिस्तान और राजस्थान और गुजरात से यहाँ से मिला है, सेलखरी का प्रमाण मिला है। आज अगला आते हैं, 8वां नंबर है नीलमणि। तो नीलमणि याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र होता है दक्षिण भारत में, कहाँ, नीलमणि महाराष्ट्र का क्षेत्र होता था। महाराष्ट्र का क्षेत्र नीलमणि, वहाँ से कच्चा माल का आयात होता था उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता के तरफ। 9वां नंबर में हरित मणि, जो दक्षिण एशियाई देशों से आता था। हरित मणि क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, हरित मणि किस जगह से सिंधु घाटी सभ्यता में आयात होता था, तो दक्षिण एशियाई देशों से होता था। शंख या कौड़ी का प्रयोग करते थे, तो सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र पड़ता है और दक्षिण भारत से पड़ता है, गुजरात और दक्षिण भारत से कौन होता था, शंख या कौड़िया का प्रयोग होता था, यानी वहाँ से कच्चा माल इसका आता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आता था। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से आता था। ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से आता था क्या, सीसा आता था। यानी सीसा का प्रयोग आज से सिंधु घाटी सभ्यता जिस वक्त था उस वक्त ही उसका विकास हो चुका था। शिलाजीत हिमालय का क्षेत्र से आता था। शंख कौरी सौराष्ट्र यानी गुजरात में पड़ता, सौराष्ट्र एक जगह है, और दक्षिण भारत से आता था। हरितमणि दक्षिण एशिया से आता था। नीलमणि महाराष्ट्र से आता था। सेलखरी बलूचिस्तान या राजस्थान गुजरात से आता था। आगे देखेंगे नील रत्नमणि बदखस्सा कहाँ पड़ता, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से इसका आयात होता था। तांबा खेतरी और बलूचिस्तान के क्षेत्र से पड़ता था। लाजपत मणि मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था।
लाजपत मनी मेसोपोटामिया या अफगानिस्तान से प्राप्त होता था कच्चा माल। तो एक नज़र जरूर देखिएगा दोस्तों, अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चांदी बताए थे ईरान अफगानिस्तान से, टीन ईरान अफगानिस्तान से आता, सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से आता था। इसका कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग यानी सिंधु सभ्यता के काल में पोत का निर्माण और नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने का पुष्टि का प्रमाण मिला। यानी उस समय लोग बड़े बड़े नाव का भी प्रयोग करते थे, समुद्री माध्यम से व्यापार करते थे एक देश से दूसरे देश, जिसमें लोथल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला। इसके पहले बताए थे गोदीबारा एक बंदरगाह है जहाँ से एक राज्य एक जगह से दूसरे जगह समुद्र के माध्यम से व्यापार क्या करते थे। 2350 ईसा पूर्व आसपास उसके आगे मेसोपोटामियाई अभिलेख से मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध का चर्चा किया गया। यानी 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया अभिलेख से यह पता चलता है कि मेलुहा के साथ व्यापारिक क्षेत्र होता था। ये मेलुहा उसी को आया था जो सिंधु का क्षेत्र था, उसको ही मेलुहा उस समय कहा जाता था। मेलुहा उसको उस समय क्या कहा जाता था? मेलुहा कहा जाता था। किसका? सिंधु घाटी का सप्ताह, सिंधु का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र था। 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया अभिलेख से यह पता चलता है कि मेलुहा जो सिंध का क्षेत्र, आज हम वर्तमान में सिंध का क्षेत्र यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान पड़ता, उसी से वहाँ का व्यापार व्यवसाय होता था। उसका प्राचीनतम नाम है, सिंध क्षेत्र का मेलुहा प्राचीनतम नाम है। मेसोपोटामिया पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है। यानी मेसोपोटामिया में दो गो व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। कौन कौन? दिलमुन और माकन। दिलमुन और माकन ये दोनों मेसोपोटामिया से ही यहाँ व्यापार होता था। यानी दिलमुन और माकन जो है ये मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य में स्थित होते थे। मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है और मेलुहा यानी सिंध का जो क्षेत्र है, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र था दिलमुन और माकन, ये यहाँ से व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता कि फारस की खाड़ी बहरीन से भी किया जाता था। कहाँ से? फारस की खाड़ी बहरीन से भी व्यापार व्यवसाय किया जाता था उस वक्त 2350 ईसा पूर्व। कहा जाता सार्गन का सुमेरियन लेक बहरीन उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। यानी बहरीन को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों मेसोपोटामिया जल एवं थल दोनों भाग से व्यापार का प्रमाण मिला। मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग द्वारा व्यापार का प्रमाण मिला है। लेकिन मिस्र व्यापार के माध्यम से बहुत कम संपर्क था। मिस्र क्या था? बहुत कम संपर्क था। हड़प्पा प्रकार के घुरियों का प्रभाव, यानी हड़प्पा से अनेक प्रकार का घुरिया का भी प्रमाण मिला है। हड़प्पा से क्या मिला? अनेक प्रकार का घुरिया का भी प्रमाण मिला। मिस्र के लोग बहुत कम व्यापार से संबंध थे। मेसोपोटामिया में जल और थल दोनों से व्यापार किया जाता था। मेसोपोटामिया में जल और थल दोनों से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति क्या था उस पर देखेंगे। पूछता है दोस्तों कि जल और थल दोनों का व्यापार मार्ग किस सभ्यता के देन है? तो मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक देवता कौन थे? पशुपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता को अपना प्रमुख देवता मानते थे। तो पशुपति को अपना ये प्रमुख देवता मानते थे। पशुपति को ये अपना प्रमुख देवता मानते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मिट्टी में मुद्रा पर त्रिमुखी देवता का अंकन, यानी मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी से प्राप्त त्रिमुखी देवता का अंकन प्रमाण मिला। त्रिमुखी देवता का प्रमाण मिला है किससे? मोहनजोदड़ो से। यानी मोहनजोदड़ो से पूछेगा कि त्रिमुखी देवता का अंकन का प्रमाण किस सभ्यता की देन है, तो मोहनजोदड़ो। किस माने सभ्यता का देन है, तो मोहनजोदड़ो से मिला। किस नगर की देन है? मोहनजोदड़ो से। शिव की उपासना सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत हुआ। पूछेगा शिव का उपासना सबसे पहले किस सभ्यता से शुरुआत? शिव का उपासना सबसे पहले किस सभ्यता से शुरुआत हुआ? हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत हुआ। भारतीय सभ्यता को सिंधु सभ्यता का देन कहा जाता है। भारतीय सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का देन कहा जाता था। शिव की उपासना सबसे पहले हड़प्पा से ही शुरुआत हुआ था। पूछेगा मोहनजोदड़ो से त्रिमुखी देवता का प्रचलन था। शिव की उपासना सबसे पहले हड़प्पा से शुरुआत हुआ था। भारतीय सभ्यता को सिंधु सभ्यता का देन भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नारी देवियों में सर्वाधिक प्रमुख है। नारी देवियां सबसे प्रमुख है। मातृ देवी का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से ही मिला। हड़प्पा सभ्यता से एक मिट्टी की मूर्ति मिला जिसमें योनि से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है। यानी योनि से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया। कहाँ से मिला प्रमाण? हड़प्पा सभ्यता से ही मिला। इसी को पृथ्वी की उर्वरता देवी के रूप में विकसित किया गया है। यानी उसको मान्यता प्राप्त है, इंगित किया गया है। पृथ्वी का उर्वरता की देवी के रूप में उपासना यह इंगित करता है। मिट्टी का जो मूर्ति मिला योनि से वृक्ष को निकलते हुए दर्शाया गया है। इसी को पृथ्वी का उर्वरता देवी के रूप में मान्यता मिला है। पूछता है दोस्तों कि शिव का उपासना सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता में। भारतीय सभ्यता को सिंधु सभ्यता का देन कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में नारियों देवियों में सर्वाधिक है मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता एक मिट्टी की मूर्ति मिला है योनि से एक वृक्ष का दर्शाया गया चित्र है, जो उसी पृथ्वी का उर्वरता का देवी कहते हैं। सर्वाधिक पूजा जाने वाला वृक्ष कौन था? पीपल। आज से नहीं, 2350 ईस्वी पूर्व से ही वृक्ष का पूजा किया जाता है। कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण मिला। कालीबंगा से क्या मिला? अग्निकुंड का प्रमाण मिला। इससे यह प्रतीत होता है कि लोग कर्म कांड पर भी विश्वास करते हैं। किस पर? कर्म कांड पर भी विश्वास करते हैं। अग्नि पूजा की करते थे, यानी अग्नि पूजा भी करते थे। सर्वाधिक पूजा जाने वाला पशु कौन था? कोबरा वाला साल, जो पहले पढ़ चुके हैं आप। और जो सामान था उसको खेती में किया जाता था प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोथल सभ्यता को मृदभांड, जो सर्प के चिन्ह बने हुए हैं, उसे यह प्रतीत होता कि नाग पूजा का यानी मृदभांड उसको कहते जो आज के ज़माना में घड़ा कहते हैं। घड़ा होता था, कुम्हार चाक का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता था और उसमें नाग यानी जो उसका चित्र बना होता, सांप का चित्र बना हुआ था। इससे यह पता चलता है कि नाग पूजा का भी प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में
है। नाग पूजा का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से ताबीज प्राप्त हुए हैं, जिसे जादू टोटका में विश्वास करता है। यानी हड़प्पा सभ्यता से लोग जादू ताबीज का प्राप्त हुआ, जिससे लोग जादू टोटका टोना में विश्वास करते थे। यानी कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल स्थल से जो मृदभांड का प्रयोग मिला, मृदभांड जो मिला उसमें मृदभांड में सांप का चिन्ह बना हुआ था। इससे पता चलता है कि नाग पूजा करते थे लोग, नाग पूजा भी प्रचलन था। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यानी जिस वक्त सैंधव नगर का खुदाई हुआ था उस वक्त मंदिर का अवशेष नहीं मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था स्वास्तिक चिन्ह चित्रांकन का प्रमाण मिला है, जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है। किसका माना जाता है? सूर्य का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग अंकन सूर्य का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किससे? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता था कि जो व्यक्ति अगर मर जाता है तो संस्कार को 3 विधियों से प्रचलन था। मैंने मर जाता है उसको 3 विधियों से दाह संस्कार, उसको मिट्टी में मिलाया जाता था। पहला पूर्ण समाधान, दाह संस्कार, आंशिक समाधान। हड़प्पा सभ्यता में कब्र के बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं। यानी जो मर जाता व्यक्ति उसको कब्र में दफना करके ऊपर से मिट्टी डाला जाता, इसका बहुत कम मिला है। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कब्र बहुत कम ही साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मृतक संस्कार की सर्वाधिक प्रचलित विधि दाह संस्कार था, जो जलाया जाता था। सबको क्या जाता था? जलाया जाता था। सबको क्या कहा जाता था? जलाया जाता था। लोथल युग से समाधान के साक्ष्य मिले। यानी जो मिट्टी के अंदर करा जाता था, खोद करके डाल करके ऊपर से मिट्टी डाला जाता था। अर्थात लोथल से एक ही कब्र में एक पुरुष और एक स्त्री के साथ दफनाने का प्रमाण मिला। यानी एक स्त्री और एक पुरुष का दफनाने का प्रमाण एक ही कब्र से मिला है। कहाँ से? लोथल सभ्यता से। यानी सती प्रथा का प्रचलन कुछ न कुछ अवशेष मिल रहा है। याद रखिएगा, लोथल से स्त्री और पुरुष एक ही शब्द में, एक ही समाधान में, एक ही जगह दोनों को दफनाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पा जो कला है उसमें कला में क्या क्या विकास हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उसका समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक था। पूछता है कि चित्रात्मक किसका लिपि था? हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा था? तो चित्रात्मक था। हड़प्पाई लिपि की लिखावट का स्वरूप मुख्यतः दाएं से बाईं ओर था। कैसा था? दाएं से बाईं ओर था लिखावट। कभी कभी लेख 2 पंक्तियों में लिखे जाते थे। 3 पंक्ति में 2 पंक्ति में लिखा जाता था। लिखाई दाएं से बाईं ओर तथा इसका लिपि चित्रात्मक था। लिखावट इस शैली को बुस्ट्रोफदम या गोमुद्रिका शैली कहा जाता है। यानी जो लिखावट का शैली था 2 पंक्तियों में लिखी जाती थी, इस शैली को गोमुद्रिका शैली कहा जाता था या बुस्ट्रोफदम कहा जाता था। बुस्ट्रोफैदम शैली में लिखा हुआ लेख कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किससे?
कालीबंगा से प्राप्त हुआ था पुष्टोपैदम शैली में लिखा हुआ लेख। किससे? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था पुष्टोपैदम में लिखा हुआ लेख। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस ओर से किस ओर लिखा गया था? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखा गया था। दो पंक्ति में जो लिखा गया था वो गोमुद्रिका शैली कहा जाता था या पुष्टोपैदम शैली लिखा जाता था। एक कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। किससे? कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मृदभांड मिले हैं वो जिनका रंग सादा था वो लाल रंग का था। किसका था? लाल रंग का था और सादा सफेद, उस पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं था। लेकिन चिन्ह एक जगह से मिला है जो मोहनजोदड़ो से मिला है, उसमें सर्प का चिन्ह था। आप पढ़े थे, वो इससे स्पष्ट होता है कि नाग पूजा का भी प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता में कुछ मृदभांड चिन्हित थे जिसमें काले रंग से बनाया जाता था। ज्यामितीय आकार का प्रमुख था, यानी चित्रों में ज्यामितीय आकार उसमें प्रमुख था, ज्यामितीय आकार उसमें प्रमुख था। काले रंग का मृदभांड भी मिला। किस रंग का? काले रंग का मृदभांड मिला। ज्यामितीय आकार का उसमें चित्रांकन किया गया था। पूछता है ज्यामितीय आकार का चित्रांकन किस सभ्यता का देन है? तो हड़प्पा सभ्यता का देन है। उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया था? मृदभांड में तो काले रंग का प्रयोग किया गया। हड़प्पाई मृदभांड काले रंग से चित्रित लाल रंग से मृदभांड, यानी काले रंग से चित्र और लाल रंग दोनों से मिला है। काला रंग और लाल रंग दोनों से मिला। मोहनजोदड़ो से सीप, लोथल से हाथी का बना एक स्केल का मिला है। यानी मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी का बना एक स्केल का प्रमाण मिला है। यानी स्केल जो होता था सीप का बना होता था। किसका? सीप का बना होता था और हाथी का दांत का बना होता था सीप, उसका प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से तराजू का साक्ष्य का प्रमाण मिला, यानी सुरकोटदा जो बंदरगाह है वहाँ से तराजू का साक्ष्य का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? तराजू के साक्ष्य का प्रमाण मिला है। मुहर का भी प्रमाण मिला जो सरखड़ी का बना होता था। किसका? सेलखड़ी। सेलखड़ी उसको कहा जाता, स्टेटाइट का जो पत्थर होता था उसी को सेलखड़ी कहा जाता था। कहा जाता है कि लोथल और बैसलपुर से तांबे के बने हुए मुहरे प्राप्त हुआ था। लोथल और बैसलपुर से तांबे का मुहरे प्राप्त था। कहाँ से? लोथल और बैसलपुर से तांबा का मुहर। मुहर का आकार कैसा कैसा था? बेलनाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था। बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार। बेलनाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था, वृत्ताकार था। मोहनजोदड़ो से एवं लोथल से नाव की आकृति की मुहर मिला है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के आकृति का प्रमाण मिला। कहाँ से? मोहनजोदड़ो और लोथल से। लोथल और बैसलपुर से तांबे की बनी हुई मुहर का प्रमाण मिला। कहाँ से? लोथल और बैसलपुर से तांबे की बनी हुई मुहर का प्रमाण मिला। सैंधव मोहरे बेलनाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था, वृत्ताकार था। कैसा था? बेलनाकार मुहर, वर्गाकार मुहर, आयताकार मुहर, वृत्ताकार मुहर। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहर मुख्यतः चौकोर आकृति के होते थे। कैसा? हड़प्पा सभ्यता का जितना भी मुहर था चौकोर आकृति थे। वर्गाकार मुहरे सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। यानी हड़प्पा सभ्यता में चौकोर मुहरे मिलता था और सिंधु सभ्यता में वर्गाकार मुहरे का प्रमाण मिला है। कहा जाता है कि मुहरों पर सबसे ज़्यादा चित्र जो प्रयोग किया जाता था बैल का प्रयोग किया जाता था। मोहरों पर सबसे ज़्यादा चित्र का प्रयोग किया जाता था, बैल का प्रयोग किया जाता था। मक्का बनाने में सबसे अधिक सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। जो मक्का बनाया जाता था उसमें मनका बनाया जाता था, उसमें सबसे ज़्यादा सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। मनका बनाने का कारखाना चनहुद्रो से था। याद रखिएगा, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से? चनहुद्रो से था।
मनका किसका बना होता था? तो सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। मोहरों में सबसे अधिक किसका मोहरों पर प्रयोग किया? चित्र का प्रयोग, बैल का आकृति का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे चाकोर आकृति था, लेकिन सिंधु सभ्यता के मोहरे वर्गाकार आकृति का था। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति का प्रमाण मिला है। याद रखिएगा, नाव की आकृति का प्रमाण मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। मुहराकार था, बेलनाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था, वृत्ताकार का प्रमाण मिला है। लोथल और बेसलपुर से तांबे के बने हुए मुहर का प्रमाण मिला। किसका? तांबे के बने हुए मुहर का प्रमाण मिला है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मनका का निर्माण बहुत ऊपर था, सबसे ज़्यादा इसका विकास हो चुका था। मनका बनाने का कारखाना चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। कहा जाता है भारत में मूर्ति निर्माण कला की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। किस सभ्यता से? याद रखिएगा, भारत में मूर्ति कला का निर्माण किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ है। किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता। पूछता है पेपर में, भारत में मूर्ति कला का निर्माण किस सभ्यता से? तो हड़प्पा सभ्यता से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तिका प्रतिमा हार एवं एक हाथ में कंगन की आकृति नग्न है। यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो कांस्य का नर्तकी नाच करते हुए जो प्रतिमा मिला है, गले में हार पहने हुए है, एक हाथ में कंगन लिए हुए है और नग्न अवस्था में है। कांस्य का जो प्रतिमा मिला था, गले में क्या पहने हुए? हार, एक हाथ में कंगन लिए हुए और नग्न अवस्था में नृत्य करते हुए इसका प्रमाण मिला। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पूछता है कि कांस्य नर्तकी प्रतिमा का प्रमाण किस जगह से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। आग में पकाई हुई मिट्टी, उसको कहा जाता है टेराकोटा। पूछता है, आग में पकाई हुई मिट्टी को हड़प्पा सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। निर्मित फिंगरिंग के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से प्राप्त है। प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से प्राप्त है। किसका? टेराकोटा का। मिट्टी की मूर्तियां पुरुष से अधिक नारी मूर्तियां मिला है। यानी मूर्तियां सबसे ज़्यादा पुरुष का नहीं मिला है, नारी का सबसे ज़्यादा मूर्तियां मिला है। इस मूर्तियों का निर्माण जो होता था खिलौने के लिए किया जाता था। किसके लिए? खिलौने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि वस्तु सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहनते थे। उस वक्त सूती कपास का जो खोज हुआ था मोहनजोदड़ो से, एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषण का प्रयोग पुरुष व महिलाएं दोनों करते थे। यानी ऊनी कपड़ा उस वक्त विकसित हो चुका था। आभूषण का प्रयोग पुरुष और महिला दोनों करते थे। इसके अलावा नृत्य, पशु पक्षी के लड़ाना, शिकार करना मनोरंजन का इनका साधन था। यानी नृत्य करना, पशु पक्षियों को लड़ाना, शिकार करना इनका मनोरंजन का क्या था? साधन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक प्रमुख मनोरंजन खेल था। सबसे ज़्यादा इनका मनोरंजन क्या था? खेल था। अब इनमें राजनीतिक संगठन क्या है, इनके बारे में जरा सा चल सकते हैं। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था वास्तविक स्वरूप के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। यानी कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन में वास्तविक राजनीतिक के क्षेत्र में जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति व्यापक विकास देखने को मिला। केंद्रीय शक्ति का एकता अवरुद्ध मिला, संचलित था। केंद्रीय शक्ति में अवरुद्धता नहीं, एकता का संचलित था उस वक्त। चूंकि हड़प्पा वासियों वाणिज्य की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित थे, यानी उस समय व्यापार सबसे ज़्यादा लोग करते थे।
कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वर्णिक यानी बड़े बड़े लोगों के हाथ में था, उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में था। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया? पतन से संबंधित विभिन्न विद्वान विभिन्न तरह से दिए। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत कौन दिया था? गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन पेलर ने बोला था कि उस वक्त आर्यों का जो आक्रमण, पश्चिमी सभ्यता का प्रचलन हुआ, इससे इसका पतन हो चुका था। कोई मार्शल और मैक्रे नामक वैज्ञानिक कहा ये बाढ़ के कारण तबाह हो गया। आर एल अस्टीन ने कहा नहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण ये तबाह हो गया। लेकिन फेयर सर्विस ने कहा परिस्थिति के असंतुलन का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा परिस्थिति की असंतुलन का सिद्धांत हो गया, यानी असंतुलन हो गया, इसके कारण हड़प्पा लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। फेयर सर्विस ने कहा था जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत, आर एल अस्टीन ने कहा था, बार का सिद्धांत मार्शल और फ्रैंक ने कहा था, आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन पेलर ने कहा था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, थैंक यू। लेकिन जाते जाते जरूर कहेंगे कि शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा, तब आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।